यूपी की सियासत में जबरदस्त हलचल चल रही है। योगी आदित्यनाथ सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देंगे, नहीं देंगे, न जाने क्या क्या बातें सुनने को मिल रही हैं। लेकिन फाइनल बात यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार में कोई बदलाव नहीं होगा, बल्कि योगी आदित्यनाथ ने तो यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए टीम बनाकर सभी की जिम्मेदारी तक तय कर दी है। और इसमें खास बात यह है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को ना तो टीम में जगह दी गई है, ना ही कोई जिम्मेदारी दी गई है। केशव मौर्य के साथ साथ दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को भी कोई नई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। माना जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य के साथ साथ यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को भी ऊपर से हिदायत मिल गई है कि ऐसा कोई काम ना करें जिससे कार्यकर्ताओं के मनोबल और संगठन के साथ साथ सरकार पर भी असर पड़े। केशव प्रसाद मौर्य का एयरपोर्ट से चुपचाप घर चले जाना भी इसी और इशारा करता है। वैसे केशव प्रसाद मौर्य काफी एक्टिव दिखे इस बार, लेकिन कोई असर नहीं हुआ उनकी इस सक्रियता का। हालांकि सरकार से बड़ा संगठन वाला उनका जो बयान था वो वायरल जरूर हो गया और यूपी बीजेपी की राजनीति में एक बार फिर बहस छिड़ गई, सरकार बड़ी या संगठन बड़ा। और इस बहस में निशाने पर थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अब अगर आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में ठीक से नहीं जानते तो आज जान लीजिए। योगी आदित्यनाथ ना संघ के बैकग्राउंड से आते हैं और ना ही कभी बीजेपी के कार्यकर्ता रहे। वो गोरखपुर के मठ में आने के बाद महंत बने और फिर सियासत विरासत में मिल गई। योगी आदित्यनाथ जब पहली बार सांसद बने तो केंद्र में एनडीए की सरकार बन गई थी और जब 5वीं बार संसद पहुंचे तो फिर से एनडीए की केंद्र की सत्ता में वापसी हो चुकी थी। योगी आदित्यनाथ को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसलिए पसंद करता है क्योंकि वो संघ के हिंदुत्व के एजेंडे में सीधे सीधे फिट बैठ जाते हैं। बीजेपी की लीडरशिप को भी पता है कि योगी आदित्यनाथ के हटने से यूपी में सत्ता बरकरार रखना मुश्किल हो जाएगा। खासकर मौजूदा माहौल में तो नामुमकिन ही लगता है। और बीजेपी के यूपी की सत्ता से बाहर होने का मतलब जानते हैं आप? केंद्र सरकार पर सीधे तौर पर इसका असर पड़ना, क्योंकि यूपी से जितनी बड़ी तादाद में सांसद आते हैं और किसी भी राज्य से नहीं आते। और वो टोटका भी है ना कि प्रधानमंत्री पद का रास्ता तो यूपी से होकर गुजरता है। हाल की हलचल के बाद एक बार फिर यह साबित हो गया है कि यूपी में बीजेपी के पास योगी आदित्यनाथ का कोई विकल्प नहीं है। और यही वजह है कि यूपी में संगठन पर सरकार भारी है। वैसे एक बात और है जिसकी वजह से आला कमान के पास योगी आदित्यनाथ का कोई विकल्प नहीं है। आपको याद होगा जब हाल का ये इलेक्शन जो हुआ उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 35 मौजूदा सांसदों को दोबारा टिकट नहीं देने की सलाह दी थी, जिसे नहीं माना गया और उनमें से 27 सांसद चुनाव हार गए। तो सवाल यह है कि क्या योगी आदित्यनाथ की सलाह मान ली गई होती तो यूपी में बीजेपी की इतनी बुरी हालत नहीं होती। यह भी देखा गया कि जब जब बीजेपी योगी आदित्यनाथ की बात नहीं मानती, हमेशा ही हार का मुंह देखना पड़ता है। बीते कुछ चुनावों के नतीजे देख लीजिए, बिल्कुल आपको कुछ ऐसा ही हाल देखने को मिलेगा। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बन जाने के बाद गोरखपुर लोकसभा सीट पर 2018 में उपचुनाव हुआ था। बीजेपी उम्मीदवार उपेंद्र शुक्ला योगी आदित्यनाथ को पसंद नहीं थे, लेकिन उनको चुनाव लड़वाया गया और बीजेपी चुनाव हार गई। जिस गोरखपुर नगर सीट से योगी आदित्यनाथ फिलहाल विधायक हैं, उस पर 1989 से लगातार शिव प्रताप शुक्ला चुनाव जीतते आ रहे थे। 2002 में योगी आदित्यनाथ ने शिव प्रताप शुक्ला को टिकट देने का विरोध किया। बीजेपी की चुनाव समिति ने उनकी बात नहीं मानी। योगी आदित्यनाथ ने शहर के एक डॉक्टर को मैदान में उतार दिया और खूब प्रचार किया। बीजेपी उम्मीदवार की हार हो गई और डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल चुनाव जीत गए। यानी योगी आदित्यनाथ अगर कुछ कह रहे हैं तो उनकी बात में दम होता है, सुनना चाहिए। खैर, इस बार भी उपचुनाव को जीतने में योगी आदित्यनाथ वैसे ही जुटे हैं जैसे 2019 के आम चुनाव में 2018 के उपचुनाव में हारी हुई सीटें जीतने के लिए जुटे थे। 2018 में बीजेपी गोरखपुर, फूलपुर और किराना लोकसभा सीटों पर हुए सभी उपचुनाव हार गई थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने साल भर बाद ही हिसाब किताब बराबर कर लिया था।
हालांकि 2024 के उपचुनाव उतने आसान नहीं होने वाले हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव काफी एक्टिव हैं इस बार, और बीजेपी में कुछ दिनों से मची हलचल पर नजर भी बनाए हुए हैं। सोशल मीडिया के जरिए कभी हमला करते हैं तो कभी कटाक्ष करते हैं। अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य को यूपी में अपनी सरकार बनाने के लिए मॉनसून ऑफर तक दे दिया था, 100 सांसद लाओ, सरकार बनाओ। इसलिए इस बार कंपटीशन योगी आदित्यनाथ के लिए थोड़ा टफ होने वाला है। वैसे आप सोच रहे होंगे कि केशव प्रसाद मौर्य सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ से भिड़ कैसे गए। असल में केशव प्रसाद मौर्य को 2017 में ही यूपी का सीएम बन जाने की पूरी उम्मीद थी। बीजेपी के चुनाव जीत जाने के बाद वो भी मुख्यमंत्री पद की रेस में बने रहे, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने तब बाजी मार ली। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले भी केशव प्रसाद मौर्य को ऐसी ही उम्मीद थी, लेकिन तब भी मामला उल्टा पड़ गया। तब तो वो सरेआम नाराजगी जाहिर करते भी दिखे थे। बेशक 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर यूपी में बीजेपी को सत्ता दिलाने वाली टीम का केशव प्रसाद मौर्य नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन 2022 में वो सिराथू से अपनी ही चुनाव हार गए थे। फिर भी बीजेपी ने उनकी डिप्टी सीएम की कुर्सी को बरकरार रखा, लेकिन इच्छाएं तो हर इंसान की होती हैं। वो भी सीएम बनने की इच्छा रखे हुए हैं, लेकिन पूरी कब होंगी ये तो आलाकमान जानता है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत कुछ होना बाकी है, इसलिए आप इस चैनल को बस फॉलो कर लीजिए ताकि मैं आपसे अगली वीडियो में मिल सकूं। नमस्कार।